एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में 100 अर्थव्यवस्था का वीडियो देख लिया, तो हम आज देखेंगे 101 क्वेश्चन से लेके 200 कुछ क्वेश्चन है, तो हम आज सारा ख़त्म कर देंगे आज का अर्थव्यवस्था। ये हमारा बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम बीपीएससी के जो कि 1992 से लेकर 2019 तक जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं हम सारे देख रहे हैं बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। तो आइए हम बिना देरी का स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के आर्थिक सुधार के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो इसे नहीं पूछा। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो इक्विटी का निवेश विनिवेश है यह सम्मिलित नहीं है। आयात शुल्क में कमी है, आयात लाइसेंसिंग का उल्लंघन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्ति प्रभाव भी है। हमारा इसे सम्मिलित नहीं कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है जो राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र में हमारा सेवा का क्षेत्र आ जाता है, जो तृतीय क्षेत्र आता है उसमें क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया? तो किसे नहीं लिया गया? तो आइए देख लेते हैं, अमेरिकी डॉलर में प्रति वास्तविक सकल उत्पादक जीडीपी, ये तो हमारा लिया गया है। सुरक्षितता दर को भी लिया गया है, जन्म पर जीवन प्रत्यक्षता को भी लिया गया, शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? नहीं आता तो शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आता है, सड़कें, रेलवे, ऊर्जा, यह तीनों आर्थिक अधिसंरचना में आ जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया? तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास है, लेकिन तार संचार नहीं है। इसमें सामाजिक अधिसंरचना बोला, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या गया है? आर्थिक। तो ये आर्थिक इसलिए इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं होगा, और सामाजिक में शिक्षा और स्वास्थ्य होगा, तार संचार नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। तो मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है वो नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, तो ये उद्देश्य हमारा था। लाल फीताशाही को भी हटाना, तो ये भी था। तो हमारा एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास के प्रोत्साहक नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। तो स्टार्टअप और डिजिटल है, और ये दोनों हमारा नहीं है। तो इसमें एक से अधिक हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? जो प्रारूप प्रस्तावित किया गया था वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो पूरा का फुल फॉर्म है वो है प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज। ये भी आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरू की गई है? तो सामाजिक सुरक्षा योजना की जो शुरू की गई है, वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना सभी से की गई है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है। तो प्राथमिक शिक्षा हमारा अवयव है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में। प्राथमिक स्वास्थ्य भी है और प्राथमिक ग्रामीण सड़क भी है, पोषण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नीचे दिए गए दो कथन है, दोनों ध्यानपूर्वक पढ़ना है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों की उतनी सफलता मिली जितनी आशा की जाती है। नेक्स्ट हमारा केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। इसमें बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। तो हमारा जो एक है, सांकेतिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रम को उतनी सफलता मिली जितनी आशा की जाती है,
तो ये तो हमारा सही है, लेकिन जो कारण है वो हमारा गलत हो जाएगा। केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, IRDP का मुख्य उद्देश्य, तो IRDP का जो मुख्य उद्देश्य वो है हमारा ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हम, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। भारत सरकार के द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितने माह दी जाएगी, तो ये बहुत न्यूज में बना हुआ था, तो 3000 रखा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, उस समय का न्यूज में बहुत ज़्यादा ही बना था। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य, तो मनरेगा का उद्देश्य है सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन करना और जल प्रबंधन करना, तो 100 से अधिक हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य, तो उत्तर प्रदेश है जो कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का यह अभिप्राय है कि किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही में सम्मिलित स्वामित्व करना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है, तो 42% के आसपास देता है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, इसमें से कोई नहीं। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, तो अधिकांश व्यक्ति कौन सा बेकार है, जो कृषि में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है, तो भूमि सुधार के क्षेत्र में किसानों के मकान ऋण शामिल नहीं है, भू जोतों का एकत्रीकरण है, बिचौलियों की समाप्ति और सहकारी कृषि भी है, हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी, तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म थी हरित क्रांति की सफलता का कारण, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो एस स्वामीनाथन है उन्हें हरित क्रांति के भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, तो ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो विभाजन के बाद जो भारत का उद्योग है वो जूट और रुई का उद्योग है जो कि बहुत प्रभावित हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जूट है जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में, बांग्लादेश के क्षेत्र में पड़ता था, वो बांग्लादेश हमारा चला गया था पाकिस्तान के, वो हमारा पूर्वी पाकिस्तान था, इसलिए हमें जूट में बहुत प्रभाव पड़ा। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, तो कपड़ा उद्योग में सबसे लोग ज़्यादा कार्यरत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग है, तो भारत में जो प्राचीन सबसे बड़ा जो स्तरीय उद्योग है वो हमारा कपास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के जो कारखाने पाए जाते हैं वो हमारा कोयम्बटूर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोडवट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा यह प्रस्तावित करता है, तो यह उस समय का जो करंट अफेयर्स है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। जो मोडवट है वो हमारा औद्योगिक उत्पादों पर आरोपित है या केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो जाएगा हमारा, जिसमें उत्पाद को और आगत पर चुकाए गए कर को घटाने की व्यवस्था थी, ये हमारा मोडवट था। नेक्स्ट देख लेते हैं, कपास उद्योग के जिन कच्चों पर मालों पर आश्रित वे हैं, तो कपास उद्योग जो कच्चे माल पर आधारित है वो भार ह्रास मूलक हो जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और PDF अपलोड कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गुटकों सही उत्तर चुनिए। गत सदी के 80 के दशकांत एवं भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तुओं की उद्योगों की ओर संचात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रविष्टि परिलक्षित किया है, तो ये तो हमारा सही है।
इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए से यार गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में कोर उद्योग है, तो भारत में जो कोर उद्योग है वो कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम पदार्थ। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, तो भारत सरकार के राजस्व का जो प्रधान स्रोत है वो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, वहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है, तो उसमें करंट अफेयर से स्किप भी कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं भारत को शिक्षित करना। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो भारत में आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो चुंगी कर है, ये उस समय का था, तो उस समय हमारा था चुंगी कर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अभी तो हमारा जीएसटी है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो भारत में बिक्री कर हो जाएगा। विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है, तो विगत वर्षों में जो भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय जो हुआ है वो क्षेत्र हमारा हो जाएगा विकास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पादक कर, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत राजस्व कर से सरकार को आय होती है, तो उत्पादक शुल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, तो कर नहीं पूछा है, तो भूमि राजस्व कर है जो कि केंद्र सरकार का कर नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये सब खत्म हो गया, अब जीएसटी आ गया हमारा, इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब पुराना क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर है, तो बिक्री एवं उत्पादक कर, तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार अधिकतर राजस्व की प्राप्ति होती है, तो निगम कर है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो राजकोषीय नीति का जो उपकरण नहीं है हमारा ब्याज दर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर सी रंगराजन हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर कितने प्रतिशत है, तो 42% हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो प्लास्टिक मुद्रा के नाम से क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11 से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो उसमें का ये करंट अफेयर्स था, इसे स्किप कर सकते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं 12%। निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो आर्थिक विकास के प्रत्यक्ष रूप से जो महत्वपूर्ण नहीं है वो मुद्रा की मात्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो जीवन बीमा जो निगम है वो उदाहरण है निवेश बैंक का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका एक अंश है, भूमि विकास बैंक जो हमारा एक अंश है वो सहकारी आधार ढांचा का, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय मुद्रा छापा जाता है, भारतीय मुद्रा है जो कि छापा जाता है हमारा नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है, तो समान रूप से मुद्रा नीति का जो प्रधान लक्ष्य है वो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसकी सिफारिश से बैंक को ब्याज दरों पर विनियंत्रक आधारित किया गया था, तो नरसिंघम कमेटी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तक मानक है, तो 8%, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब पुराना क्वेश्चन है तो आप इसे देख लीजिएगा।
2019 में यह 9% करने का निर्णय लिया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है, वो वर्गीकृत किया जाता है अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नाबार्ड उधार देता है, तो जो नाबार्ड हमारा है वो उधार किसे देता है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए जो शिखर स्तर के बैंक का नाम है, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो दुर्लभ मुद्रा का जो आशय है उस मुद्रा से जो विकसित देशों का है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर है, तो ये उस समय का था, तो 9% था, तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था, तो वो बहुत हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसमें क्या कीमत स्तर घट गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से लेकर 56। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है, तो स्रोत नहीं है हमारा नाबार्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, राज्य वित्त निगम है, और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है, तो भारत की बैंकिंग प्रणाली में जो उच्चतम बैंक हमारा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, आरबीआई राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, तो नहीं पूछा, तो आप यह ध्यान रखिएगा, तो हमारा इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं कि सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत है। हालांकि नाबार्ड द्वारा नागरिक का कोई प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन फूड पार्क सहकारी बैंकों द्वारा अधिक प्रत्यक्ष उपलब्ध कराया जाता है। अन्य संस्थाएं नागरिकों को छोटे एवं लघु उद्योग में प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। भारत में नोट निर्गम प्रणाली आधारित है। भारत में जो नोट निर्गम प्रणाली आधारित है वो है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई जाती है, सरकार की आय में वृद्धि होती है, इसलिए नहीं। सरकार का मनमानी पूर्ण निर्णय नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तद अनुसार मूल्य निर्धारण हेतु जो कि पिछली सरकार के उठाए गए कदम का पालन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के जो विदेशी व्यापार है इसमें धन लगाने में मदद की है एक्जिम बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो ईसीजी पूर्ण रूप इसका है, ई से हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट, पी से हो जाएगा प्रमोशन, सी से हो जाएगा कैपिटल, और जी से हो जाएगा गुड्स। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, हमारा पंचवर्षीय योजना छठा था जिसके द्वारा हमारा नाबार्ड का स्थापना किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो मिलेनियम विकास लक्ष्य में 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति को शामिल नहीं किया गया है। निर्धरता एवं भूख को समाप्त करना ये हमारा शामिल है। सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति ये भी हमारा शामिल है। लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। शाप्टा का पूर्ण रूप क्या है, तो शाप्टा का पूर्ण रूप है हमारा ऐसे साउथ एशिया प्रोफेशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा साउथ एशिया प्रोफेशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, तो भारतीय रुपये की जो विनिमय दर होती है निर्धारित वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका डॉलर के संबंध में होती है, ब्रिटिश पाउंड के संबंध में भी होती है, और कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
एपेक का पूर्ण रूप क्या है, तो उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा, जो कि साउथ एशियन प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट को औपचारिक उद्घाटन हुआ था, तो इसका उद्घाटन हमारा हुआ था 7 दिसंबर 1995 को। सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार और हमारा चीन दोनों सार्क का सदस्य नहीं है, तो ई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हमारा सार्क का देश है। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का हमारा सदस्य कौन नहीं है, तो अफगानिस्तान नहीं है, बाकी सभी हमारा है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, तो भारत में निर्यात होने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो हमारा कपड़ा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत के अद्यतन निर्यात आयतन व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। भारत के निर्यात में कपड़ों का क्षेत्र 21%, रत्न एवं आभूषणों का 17% है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात में 53%, आयात का 40% हिस्सा रखते हैं, तो दो तो हमारा सही हो जाएगा। तो उस समय क्या है, उस समय का पूछेगा 2005 का, तो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका लेटेस्ट हम देख लेके जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई दे दिया गया है, कोई नहीं। इसमें देख लेते हैं, वर्ष 2001 और 2, ये भी उस समय का करंट अफेयर से स्किप कर सकते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। वर्ष 2001 और 2 तथा वर्ष 2002-3 के दौरान भारत के कृषि व्यापार में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, तो उस समय का हम देख लेते हैं। तो भारत के कुल आयात में कुल कृषि आयात का योगदान 12% रहा, ये हमारा नहीं रहा। भारत के कुल कृषि आयात का मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान 62% रहा। भारत के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का योगदान लगभग 4% रहा, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। भारत में कुल कृषि निर्यात एवं समुद्री उत्पादों का योगदान 23% रहा था, तो हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। ये हम इसकी बैंक में क्वेश्चन बहुत पुराना है, ये भी उस समय का हमारा है, तो इसे स्किप कर दीजिए क्योंकि ये आपसे पूछ नहीं जाएगा। 2017 का करंट अफेयर्स है, लेकिन 19 में पूछा गया, तो देखिए 2 साल का करंट अफेयर्स लेके चल रहा है। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है, तो वर्तमान में जो देश ने ग्रहण किया था उसमें वो था चालू खाता की पूर्ण विनियमितता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये देख लेते हैं, 2019 का क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 18-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रेक्षित भंडार हैं, तो कितना था, तो हमारा 28,55,882 था करोड़। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, 28,55,882 करोड़। निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है, तो विश्व बैंक समूह से कौन सा संबंधित नहीं है, एडीबी बैंक नहीं है, आईएफसी, आईबीआरडी और आईडीए ये सभी विश्व बैंक से संबंधित है। WTA अस्तित्व एक्सटेंट में आया, तो WTA का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये अस्तित्व में कब आया था, तो जनवरी 1995 में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। किस वर्ष में भारतीय रुपये को महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था, तो जो हमारा 1991 था उसमें जो भारतीय रुपये को 2 बार अवमूल्यन किया गया था, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है, द्विपक्षीय सहायता जो हमारा भारत में आती है सबसे ज़्यादा, वो हमारा जापान से। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अर्थशास्त्र में सन 1958 का जो नोबेल पुरस्कार है किसे मिला था, तो 1998 का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थशास्त्र में मिला था अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन क्या है, तो रुपये का अंतिम बार जो अवमूल्यन किया गया है वो किया गया था 1991 में। तो ये पुराना क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार हमारा यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं, तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हमारा 7 हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर
PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? तो PIO कार्ड, इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास करते हैं। PIO कार्ड रखने वाले के लिए वीज़ा जरूरी है। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, वे कभी भी अस्थायी संपत्ति के प्राप्ति अधिकार विनियम विक्रय सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कृषि और पौध संबंधित शामिल है। मैं इसमें ऑप्शन नंबर सिर्फ ए हो जाएगा सही। इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास करते हैं। केवल हमारा एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के रूप में जिस तीसरे स्तंभ के रूप में हम विश्व व्यापार संगठन को जाने जाते हैं। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो पंचवर्षीय योजना की जो अवधि चतुर्थीय है 1966 से लेकर 71, ये हमारा सत्य नहीं है। तो ये हमारा 1969 से 74 था। तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, इसमें जो अवकाश में था। योजना आयोग एक है, तो योजना आयोग एक क्या था? परामर्शदात्री संस्था था, जो कि अब खत्म हो गया योजना आयोग। अब आया है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो हमने पीछे जस्ट देखा है, परामर्शदात्री संस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। बी हो जाएगा राइट आंसर। योजना आयोग एक है, तो योजना आयोग क्या एक है? तो गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये अब खत्म हो गया योजना आयोग, अब नीति आयोग आ गया है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता था, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये प्राथमिकता देता था रोजगार बढ़ाने के लिए। तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे, प्रधानमंत्री जो है भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो हमने अभी जस्ट बताया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया, योजना आयोग को समाप्त करके। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है, तो अंतिम अनुमोदन देता था हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। पंचवर्षीय योजना के मसौदों को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, हमने जस्ट पीछे देखा है। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी भारत की, यह था 1992 से लेकर 1997। सी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। 8वीं योजना के जीडीपी को निम्न स्तर पर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो 8वीं योजना के अंतर्गत जो जीडीपी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था वो 5.6%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। योजना भारत में योजना अवकाश था, तो योजना अवकाश हमने पीछे देखा था 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश था। तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो हमारी अवधि है 1997 से लेकर 2002 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय वार्षिक वृद्धि का औसत है, तो कितना औसत था? हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। इसमें था 26.21%, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला नियोजन एवं विकास परिषद का जो प्रधान होता था वो क्या होता है? जिला नियोजन पदाधिकारी। आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक नियोजन हमारा संपत्ति सूची का विषय है। सी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो हमारा पीसी महलनोबिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 10वीं योजना की अवधि क्या है? तो 10वीं योजना की अवधि थे हमारा वर्ष 2002 से लेकर 2007। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक वर्ष कहलाता है? महाविभाजक वर्ष हमारा सन 1921 कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की जनसंख्या इंडेक्स में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है वर्ष 1921। हमने जस्ट पीछे देखा कि
विभाजन वर्ष माना जाता है किसको? 1921 को। भारत के ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो भारत की ग्रामीण आबादी का जो हमारा 94% है जो कि ग्रामीण शिक्षा की सुविधा पाती है। तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और अब हमारा 2000 का ऊपर क्वेश्चन, ये 84% है। वर्ष 2000 और 2001 में जनगणना के अनुसार, तो ये जनगणना पुराना हमारा, तो ये सीख कर सकते हैं, कौन सा साक्षरता दर राष्ट्रीय से नीचे था? तो उड़ीसा था। लेकिन 2011 का मान है, 2011 में हमारा बिहार है जो कि साक्षरता में सबसे नीचे था। नेक्स्ट देख सकते हैं, तो ये भी हमारा पुराना डेटा, फिर देख सकते हैं वर्ष 2001 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो हमारा संपूर्ण भूमि का 33%। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए तो न्यूनतम वन आवरण कितना होना चाहिए? तो हमारा 33% होना चाहिए संपूर्ण भूमि का। अभी कितना हमारा 24% वन है। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो सुंदरलाल जो बहुगुणा है चिपको आंदोलन के नाम के लिए जाने जाते हैं। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान हमारा नागपुर में स्थित है जो कि महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा महाराष्ट्र के नागपुर में। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला इनमें से हमारा कोलकाता, ये पुराना डेटा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। अभी के अनुसार हमारा मुंबई हो जाएगा। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत का कितने बराबर है? तो ये 2000 का है क्वेश्चन, तो पुराना हमारा है। 2011 का जनगणना हमारे लिए मान्य है। जनगणना 2011 के अनुसार जो हमारा था वो 31.1% था। 2091 के अनुसार भारत की जनसंख्या, तो ये हमारा इसकी 2011 का हमारा कोई काम नहीं है। एक का 2011 का हम देख लेते हैं 17%, 7% रही। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि थी। तो ये भी हमारा पुराना डेटा हम देख लेंगे 2021 का। तो हमने पीछे देखा 17.7 है, 7 थी। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर है। तो भारत में जो औसत वृद्धि दर है वो हमारा है कमी का रुख दिखाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1971 से 81 की तुलना में 1981 और 91 के बीच भारत में जनसंख्या दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से घट गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन था, लेकिन अभी हमारा भारत है। चीन को पीछे छोड़कर हमारा भारत है जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में आगे हो गया है। तो अभी हमारा फर्स्ट हो जाएगा भारत। जनांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। तो जनांकिकी में जो लिंग अनुपात का संदर्भ है प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ये हमारा पुराना है, तो 2011 के अनुसार बिहार है जो कि राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हम बिहार याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो हमने इसमें को स्किप करिए, बिहार है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर है। ये पुराना डेटा, इसे हम स्किप करेंगे। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो जैन में जो कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये क्वेश्चन हमारा 2011 से ही पूछा जाएगा, तो ये हमारा सही है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता दर न्यूनतम कहाँ के? तो बिहार में हमारा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इतना ही था अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन। तो आप आशा करते हो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसका PDF अपलोड कर दिया गया टेलीग्राम चैनल पे। आप जाके टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और टेलीग्राम चैनल पे आपको हर क्लास का PDF मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF अपलोड कर दिया गया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।